देश में इन दिनों भले ही ठंड का माहौल हो, लेकिन राजधानी दिल्ली में राजनीतिक सरगर्मियां चरम पर है। तथाकथित शराब घोटाले में ईडी लगातार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को समन भेज रही है। समन का जवाब केजरीवाल ने ईडी को भेजा है। भेजे गए जवाब में केजरीवाल ने न केवल ईडी के समक्ष पेश न होने का कारण बताया, बल्कि समन कैसे गैर कानूनी और भाजपा की राजनीति से प्रेरित है, ये भी बताया है। तो वहीं इस पर आप नेता आतिशी और राघव चड्ढा का भी बयान सामने आया है, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि केजरीवाल ने क्या कुछ कहा है। ये कोई पहली बार तो है नहीं। ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री जी घबराए हुए हैं और ये उनकी घबराहट दिखाता है। ये पहली इंक्वायरी तो है नहीं, अभी तक 50 से ज़्यादा इंक्वायरी करा चुके हैं। कभी कहते हैं कि शराब घोटाला हो गया, कभी कहते हैं कि केजरीवाल ने बस घोटाला कर दिया, कभी कहते हैं कि केजरीवाल ने स्कूल घोटाला कर दिया, कभी कहते हैं केजरीवाल ने सड़कों का घोटाला कर दिया। इन्होंने 33 से ज़्यादा मेरे ऊपर केस करे और इन्होंने सारी छानबीन कर ली, सारी जांच कर ली। पिछले 8 साल से जब मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बना हूँ तब से ये जांच ही जांच किए जा रहे हैं। अभी तक तो कुछ मिला नहीं। तो अब ये नई इंक्वायरी इन्होंने शुरू की है। इस इंक्वायरी का भी स्वागत है। इसमें भी कुछ नहीं मिलने वाला, जैसे पहले कुछ नहीं मिला वैसे कुछ नहीं मिलने वाला। तो एक चौथी पास राजा से आप और उम्मीद भी क्या कर सकते हो। 24 घंटे केवल और केवल इंक्वायरी का गेम करते रहते हैं या केवल भाषणबाजी करते रहते हैं और काम तो कुछ करते नहीं हैं। ये लोग ये चाहते हैं कि मैं इनके सामने झुक जाऊं। ये लोग चाहते हैं कि ये मेरे को तोड़ दें। वो नहीं होने वाला। केजरीवाल झुकने वाला नहीं है। ये फर्जी इंक्वायरी जितनी मर्जी इंक्वायरी कर ले, जितनी मर्जी केस कर ले, मैं झुकने वाला नहीं हूँ। लेकिन हाँ, आज मैं चौथी पास राजा को एक चैलेंज देना चाहता हूँ। जैसे पिछली इंक्वायरियों में कुछ नहीं निकला, अगर इस इंक्वायरी में भी कुछ नहीं निकलेगा तो क्या आप इस्तीफा दोगे झूठी इंक्वायरियां कराने के जुर्म में? अब जान लीजिए कि आतिशी और राघव चड्ढा ने क्या कुछ बोला। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में। सत्ता से सवाल में आज बात दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की, जो इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है। मनीष सिसोदिया को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार दावा कर रही है कि वो बेकसूर हैं और लोकसभा चुनाव के चलते उन्हें फर्जी मामले में फंसाया गया और जेल में भेजने का काम किया गया। क्या वाकई में इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है? मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी अगर वाकई में राजनीति से प्रेरित है तो फिर दिल्ली आबकारी नीति में हुए 338 करोड़ के घोटाले का असली मास्टरमाइंड आखिरकार कौन है? इन्हीं सवालों को समझने की कोशिश इस खास प्रोग्राम में करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अबरार हैं। अबरार, मनीष सिसोदिया की अगर बात करें तो 10 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और अभी भी उम्मीद नजर नहीं आ रही कि मनीष सिसोदिया जेल से बाहर निकलेंगे। आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि मनीष सिसोदिया जो है ईमानदार हैं और कोई घोटाला नहीं किया। तो सवाल यही है कि अगर मनीष सिसोदिया ईमानदार हैं तो 338 करोड़ रुपए आखिरकार कहां गए, जिससे साफ तौर पर ईडी भी पूछ रही है। देखिए, मनीष सिसोदिया को लेकर के कोर्ट ने इसी बिना पर जो है उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी और ये कहा था कि ईडी लगभग इस पूरे केस को हल करने की दिशा में आगे बढ़ रही है और लगभग 336 करोड़ की जब हम बात करते हैं तो इसी बात को लेकर के माननीय जजेस ने भी ये बात कही थी। एम.के. नागपाल जो विशेष न्यायाधीश हैं, उन्होंने ये कहा था कि 336 करोड़ का मामला है और ये बड़ा अमाउंट है और ऐसे में अगर मनीष सिसोदिया को जो है ज़मानत दे दी जाएगी तो वो इस केस को कहीं ना कहीं जो है नुकसान पहुंचा सकते हैं, यानी कि छेड़छाड़ कर सकते हैं, केस से सबूतों को मिटाने की कोशिश कर सकते हैं। ये दलीलें जो है वो रखी गई थी ईडी के वकील के द्वारा और इसी बात को जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर नज़र में रखते हुए जो है एम.के. नागपाल ने उनकी ज़मानत याचिका खारिज कर दी थी। अब ऐसे में सवाल आगे ये बनता है कि आखिरकार इतने लंबे समय तक उन्हें जेल में रखने के बावजूद भी ईडी क्या इस जो है आधार पर नहीं पहुंच पाई है कि सबूत कहां पर है और सबूत कब तक पेश किए जाएंगे, क्योंकि लगभग जो है 10 महीने का समय बीत चुका है। तो इसको अगर आप एक दूसरे नज़रिए से देखने की अगर आप कोशिश करते हैं, एक तो मामला ये हुआ
कि उन्होंने यहाँ पर जो है शराब आबकारी नीति में कहीं ना कहीं घोटाला करने की कोशिश की या फिर रुपयों का गबन किया, ये एक अलग मुद्दा है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इसमें एक राजनीतिक पहलू जो है वो बड़े तौर पर नजर आता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के साथ अगर कोई जो है हूबहू चल रहा था या फिर पार्टी में उस बड़ी भूमिका में नजर आ रहा था तो वो चेहरा मनीष सिसोदिया का था। और जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी इस बात को पहले ही भांप चुकी थी कि मनीष सिसोदिया जैसे लीडर जो कि शिक्षा के क्षेत्र में इतना बड़ा काम कर रहे इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं उनके आने वाली राजनीति के लिए एक बड़ी चुनौती जो है वो पैदा कर सकते हैं। और अब्रार, यहाँ मैं रोकना चाहूंगी, अगर मनीष सिसोदिया की बात करें तो देखिए उम्मीद नजर नहीं आ रही है उनकी अभी भी जेल से बाहर निकलने की। इस दौरान देखा जा रहा था कि जब मनीष सिसोदिया ने डिप्टी सीएम पद को छोड़ा तो उनकी जगह किसी दूसरे को डिप्टी सीएम जो है नहीं बनाया गया, यहां पर किसी को वो जिम्मेदारी नहीं दी गई। हालांकि जो मंत्रालय थे वो आतिशी संभालती हुई नजर आ रही हैं। अब कहा जा रहा है कि आने वाले समय में डिप्टी सीएम को लेकर भी शायद पार्टी आलाकमान कुछ सोच सकते हैं, यानी कि अरविंद केजरीवाल, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो है वो खुद ईडी के शिकंजे में है, लेकिन वो इस वक्त विपश्यना की यात्रा पर गए हैं। हर साल जाते हैं। जब अरविंद केजरीवाल इससे पहले गए तो वो डिप्टी सीएम के तौर पर जितनी भी जिम्मेदारी है या यूं कहे कि मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मनीष सिसोदिया को सौंप कर जाते थे, लेकिन उनके जेल में होने की वजह से इस बार ये जो जिम्मेदारी है वो अरविंद केजरीवाल आतिशी को सौंप कर गए हैं। मनीष सिसोदिया की काफी करीबी है। अगर मनीष सिसोदिया जेल से बाहर नहीं निकलते हैं तो क्या माना जा सकता है कि अब नए डिप्टी सीएम के तौर पर आतिशी जो है वो इस पदभार को संभालती हुई नजर आ सकती है? देखिए ये बिल्कुल होता हुआ ये दिखाई दे सकता है, क्योंकि अभी जिस तरीके से आतिशी जो हैं वो अलग अलग जगहों पर जा कर के ख़ास करके स्कूलों की अगर हम बात करते हैं, जो एमसीडी के स्कूल हैं वहाँ पर वो जो है जब क्षेत्ररक्षण में निकलती हैं और वहाँ पर कहीं ना कहीं वो तमाम सवाल दागती हुई नजर आती हैं, जो टीचर्स नहीं होते हैं उनकी कहीं ना कहीं वो छानबीन करती हैं। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल उस तरीके की कहीं ना कहीं शैली को अपनाते हुए यहाँ पर वो काम कर रही हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि मनीष सिसोदिया की जगह उनको ये बड़ी जो है भूमिका दी जा सकती है, क्योंकि आतिशी भी आप कह सकते हैं कि एक होनहार और काबिल नेता के तौर पर जानी जाती हैं। तो ऐसे में बिल्कुल ये सही है और कि आने वाले दिनों में आतिशी को ही इस बड़े पद की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। लेकिन फिर भी जो है मनीष सिसोदिया की रिहाई का इंतज़ार किया जा सकता है, क्योंकि मनीष सिसोदिया जब रिहा होंगे तो वो मात्र रिहा नहीं होंगे, वो कई मायनों में जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रणनीति बनाते हुए नजर आएंगे। आम आदमी पार्टी की जीत के लिए वो कई बड़े दावे जो है कायम करते नजर आएंगे। तो ये तमाम चीज़ें उनके छूटने के साथ यहाँ पर जो है देखी जा सकती हैं। अच्छा अब्रार, यहाँ पर सवाल ये भी रहेगा कि अभी तो उम्मीद नजर नहीं आ रही है मनीष सिसोदिया की जेल से बाहर निकलने की। 19 जनवरी को उनकी न्यायिक हिरासत का जो समय है वो खत्म हो रहा है। अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट की तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना कि सबूतों के अभाव में किसी को अनिश्चित काल के लिए जेल में नहीं डाला जा सकता, और एमके नागपाल की अदालत राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी इस चीज को माना। तो क्या 19 जनवरी को भी अगर ईडी फिर से वही तमाम दलीलें जो पिछली कई पेशियों में देती हुई नजर आई है देती है, तो क्या मनीष सिसोदिया को राहत मिलेगी या फिर एक बार फिर से वो उनकी न्यायिक हिरासत जो है वो बढ़ाई जाएगी 19 जनवरी को भी? देखिए न्यायिक हिरासत बढ़ाने की जहाँ तक बात है तो मुझे लगता है कि न्यायिक हिरासत को लेकर के पहले भी हमने कई बार जो सुनवाई में देखा है कि आखिर समय पर देखिए बड़ी बात यह है कि शराब आबकारी नीति मामले में मात्र मनीष सिसोदिया ही नहीं बल्कि उनके साथ संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल और कई चेहरों के जो है शामिल होने की बात मानी जाती है। मतलब ईडी ने इस पूरे केस को जो एक बड़ा स्कैंडल बना करके पेश किया है, और जाहिर सी बात है कि इतने बड़े स्कैंडल को सुनते हुए जो माननीय जजेस हैं उन तमाम बातों का ध्यान रखेंगे ताकि किसी भी तरीके से सबूत जो है वो छूटने ना पाए, या फिर वो चेहरे अगर ज़मानत पर बाहर चले जाते हैं तो आप सोचिए कि जो व्यक्ति इतने बड़े पद पर रहा होगा, जाहिर सी बात है कि उनको लेकर के तमाम सवाल ज़रूर ईडी उठाएगी। ईडी के पास एक जो है बड़ा पक्ष है और वो इस पूरे मामले को लेकर के कहीं ना कहीं ये साबित करने की कोशिश भी करेगी कि मनीष सिसोदिया बाहर जाएंगे तो वो छेड़छाड़ करेंगे सबूतों से, और ऐसे में ये केस कहीं ना कहीं जो है कमज़ोर होता नजर आएगा, क्योंकि ये बड़ा मामला है, लगभग 336-38 करोड़ का मामला है। तो ऐसे मुझे लगता है कि अगली सुनवाई में भी मनीष सिसोदिया को हो सकता है कि कोई बड़ी राहत ना मिल पाए।
वाकई में देखिए, लगातार जिस तरीके से कई अहम दावे जो इस वक्त मनीष सिसोदिया को लेकर किए जा रहे हैं, सवाल लगातार ये बन रहा है कि क्या मनीष सिसोदिया अब जेल से जो है वो बाहर आते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार ये बात कहती हुई नजर आ रही है कि जो मनीष सिसोदिया हैं वो बेकसूर हैं और फर्जी मामले में उन्हें फंसाया गया है। हालांकि यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि जिस तरीके से अब शराब नीति मामले में ईडी अरविंद केजरीवाल की तरफ भी रुख करती हुई नजर आ रही है। 3 जनवरी को उनकी जो पेशी है ईडी के दफ्तर में है। तो एक आखिरी सवाल यहां पर अबरार लेना चाहूंगे और बहुत ही कम लफ्जों में जवाब कि क्या 3 जनवरी को ईडी के दफ्तर पेश होंगे अरविंद केजरीवाल या नहीं? देखिए, अरविंद केजरीवाल ईडी के दफ्तर पेश होंगे या नहीं होंगे, मुझे लगता है कि इस पूरे मामले पर अब तक जो अरविंद केजरीवाल का खुद अपना पक्ष रहा है, वो जिस ढंग से कह रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी हुई तो जेल से सरकार चलाएंगे, तो मुझे लगता है कि वो अपनी पेशी ज़रूर देंगे और इसमें कहीं ना कहीं ईडी के सामने वो अपने पक्ष को भी रखेंगे। वाकई में देखिए, अब देखना काफी अहम होगा कि क्या शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी जो लगातार फंसती हुई नजर आ रही है, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल, क्या ईडी के शिकंजे से बाहर निकल पाएंगे या नहीं, देखना काफी अहम होगा। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।